good morning dear students. How are you all? I hope you all are fine in your home. Okay. So dear students, last week मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था उद्यानम. मैंने उसकी आपको एक्सरसाइज नहीं फील करवाई, सॉरी फॉर दैट, और मैं उसकी एक्सरसाइज की पिक आपको पहले भेज दूंगी. सो नेक्स्ट वीक तक आपको ये आज वाला लेसन, आज मैं आपको आपके टाइम वेस्ट न करते हुए आज भी आपको लेसन पढ़ाऊंगी 9 चैप्टर अस्माकम देश. तो ये लेसन पढ़ने के बाद इसकी एक्सरसाइज की पिक और उसकी एक्सरसाइज की पिक मैं आपको सेंड कर दूंगी. ऑलमोस्ट आपको सारी टेक्स्ट बुक में फिल करनी है, ओनली क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में करने हैं. ओके, तो ज्यादा बर्डन नहीं होगा. तो आप प्लीज लेसन नंबर 8 के और लेसन नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो नोटबुक में कर लेना. अदर एक्सरसाइज जो है वो आप टेक्स्ट बुक में ही फिल कर लेना. ओके, नाउ क्लियर. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा 9 चैप्टर अस्माकम देश. अस्माकम का मतलब होता है, आप अच्छे से जानते हो, अस्माकम का मतलब होता है हमारा. ओके, और देश का मतलब होता है हमारा देश, आवर कंट्री. तो दिस इज लेसन नेम आवर कंट्री. अच्छे से जानते हो, हर चैप्टर में तो नहीं, हर सब्जेक्ट में आपके आता होगा आवर कंट्री. ओके, यानी हमारा भारत. हमारे भारत को हमको एक न एक विषय में तो पढ़ना ही पढ़ना है, और संस्कृत में तो मोस्टली पढ़ना ही है. हर बार हर बुक में आपको अपनी कंट्री के बारे में पढ़ना ही है. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. तो हमारा देश भारत, बहुत सारी यहाँ पर जातियां हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे वेशभूषा है, बहुत सारा अलग अलग खान पान है, हमारे अलग अलग कास्ट के अलग अलग व्यंजन है, अलग अलग कास्ट के अलग अलग मेले हैं, बहुत सारे. तो इतना सब कुछ जो है वो है हमारे देश भारत में. ओके, तो फिर भी क्या है, यहाँ पर यूनिटी है ना. तो हम पढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं. अस्माकम देश. एषः अस्माकं देशः अस्ति. एष का मतलब होता है यह, पुल्लिंग का एक वचन यह, एष. ओके, एषः अस्माकं देशः अस्ति, यह हमारा देश है. अस्य नामः भारतवर्षम् अस्ति. अस्य का मतलब होता है इसका, तो इसका नाम भारतवर्ष है. ओके, एषः विशाल देशः अस्ति. विशाल का मतलब होता है बेटा बड़ा. ओके, तो विशाल का मतलब यहाँ पे बार बार एष आया है. एष का मतलब क्या होता है यह. ओके, तो यह बहुत बड़ा देश है. वैसे भी हमारा भारत देश बहुत ज्यादा बड़ा है, अबाउट पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बड़ा है ना. चीन के बाद सीधा यही का नंबर आता है, और आफ्टर आई थिंक 5 इयर्स तो हमारा भारत उसको भी क्रॉस कर जाएगा. तो बहुत बड़ा विशाल देश है. अत्र प्रतिवर्षः षड् ऋतवः आयन्ति. यहाँ प्रतिवर्ष, हर वर्ष, प्रतिवर्ष मतलब हर वर्ष, एक वर्ष बाद दूसरा वर्ष आता है, तो प्रतिवर्ष यहाँ पर कितनी ऋतु आती है? 6 ऋतु आती है हमारे भारत में. आपको कितनी पता है? आई थिंक आपको इतनी पता होगी कि कौन कौन सी आती है. सर्दी आती है, गर्मी आती है, बारिश आती है, देन ऑल फिनिश. ओके, सर्दी गर्मी बारिश यही आती है. हमारे लिए तो 3 के बारे में आपको पता ही नहीं है. तो हमारे भारत में कितनी ऋतु आती है? 6 ऋतु है. चलिए पढ़ते हैं कौन कौन सी. प्रत्येकम ऋतु निज निज स्थाने महत्वपूर्ण भवति. हर जो ऋतु है, प्रत्येक ऋतु है अपने अपने स्थान पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है. सब अपना अपना अलग अलग स्थान रखती है. विंटर है, तो अभी जो विंटर चल रहा है तो बहुत जरूरी है विंटर. हम सोचे कि विंटर ना आए, सिर्फ समर ही चलता रहे, तो इट इज नॉट पॉसिबल. अगर पॉसिबल हो भी गया तो ये बिल्कुल प्रकृति जो है डावाडोल हो जाएगी. प्रकृति अपने अनुसार हर काम करती है, अपने अनुसार हर चीज अपने आप करती है ना. प्रकृति जो है ना अपने हिसाब से, देखो भूकंप आते, ज्वालामुखी आते, उसको थोड़ा सा भी डावाडोल लगता है कि पृथ्वी ऐसे, तो वो सीधा अपने कुछ भी आ जाता है उसमें. प्रकृति का थोड़ा सा भार बढ़ता है, सीधा भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटता है, ये लाइक दैट. तो प्रकृति एक ऐसी चीज है जो अपना संतुलन जो है ना बेटा वो खुद बनाती है ना. तो यहाँ पर जो ऋतुएं है ना, प्रकृति अपने आप ऋतुएं बदलती है ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे. ऋतवः देश विविधता प्रचयन्ति. और जो ऋतुएं हैं वो देश को विविधता देती है, मतलब अलग अलग, मतलब बार बार अलग चेंजेस देती है, यानी एक ही जैसा नहीं चल जाती है, चेंजेस देती है. भारतस्य उत्तर दिशि हिमालय पर्वत अस्ति. भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है. अयम पर्वतः विशाल अस्ति. ये जो पर्वत है बहुत बड़ा है, विशाल है. हिमालय आप जानते हो बहुत बड़ा पर्वत है, बहुत बड़ा इसका नाम है, पूरी दुनिया में फेमस है हिमालय. तो हिमालय बहुत बड़ा पर्वत श्रेणी है. अयम उच्चतम पर्वत अस्ति. ये सबसे ऊंचा, उच्चतम पर्वत यानी सबसे ऊंचा पर्वत है. अस्य तुंगानी शिखराणि गगनम चुंबन्ति. इसके जो चोटियां है ना, तुंगानी चोटियां, वो शिखर, उसकी चोटियों की शिखर है, जो पॉइंट है ना, पिक पॉइंट उनका, वो गगन को छूता है. मतलब हमको नीचे से देखने पे ऐसा लगता है जैसे आकाश को टच कर रहा हो. एक्चुअल में आकाश को टच नहीं करता है, हमको देखने पे ऐसा लगता है जैसे इतना ऊपर है ना, तो नीचे से हम देखते तो हमको ऐसा लगता है कि वो आकाश को टच कर रहा है.
हिमालय पर्वतराज कहते हैं, इसीलिए हिमालय को पर्वतों का राजा कहा जाता है। पर्वतराज यानी पर्वतों का राजा। अस्य शिखरेषु सदा हिमपतति, इसके शिखर पर या टॉप पिक पॉइंट पे हमेशा बर्फ गिरती रहती है। अब इतना ऊपर है तो वहां पे बहुत कूल होता है, बहुत ठंडा होता है, बर्फ गिरती रहती है। अयम भारतस्य प्रहरी व रक्षा करोति, ये भारत की, अयम यानी यह, भारतस्य यानी भारत की, प्रहरी यानी चौकीदार, प्रहरी होता है ना, हिंदी में चौकीदार बोलते हैं उसको, और हिंदी में बोले तो जाके प्रहरी बोलते हैं, उसका पर्यायवाची शब्द है। तो ये हमारा भारत का क्या है, एक प्रहरी है, एक द्वारपाल है, एक चौकीदार है, और उसकी तरह हमारे भारत की रक्षा करता है। अस्माकं देशे अनेके नद्यः प्रवहन्ति, हमारे देश में बहुत सारी नदियां बहती है। इतनी नदियां बहती है कि आपको नाम भी याद नहीं होंगे, तो बहुत सारी नदियों वाला देश है हमारा भारत। एतासु गंगा पवित्रतमा नदी थी, लेकिन उन सब नदियों में सबसे पवित्र नदी जो है, सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी कही जाती है, गंगा। आप सब जानते होंगे गंगा के बारे में, बहुत सारे बच्चे हरिद्वार भी गए होंगे, देखते हो, तो बहुत ही पवित्र मानी जाती है गंगा। अस्या जलम पवित्रमस्ति, इसका जल बहुत ही पवित्र है। गंगाया तटे अनेकानि तीर्थानि सन्ति, और इस गंगा नदी के तट पे बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं। वैसे आप बहुत बच्चे जो है वो ऑलरेडी वहां गए हुए भी है, तो बहुत सारे तीर्थ स्थान है वहां पे। हरिद्वार सबसे इम्पोर्टेंट जो है वहां का दर्शनीय स्थल है। गंगा जलेन कृषि कार्य भवति, इस गंगा के जल से बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो हमारा खेती का काम भी करते हैं। नाउ बहुत सारी इंपॉर्टेंट नदियों के यहाँ पर नाम है, लाइक नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, इत्यादि मतलब इत्यादि एक्सेट्रा। विशाला नदियां संति, बहुत सारी, ये हमारे भारत की सबसे बड़ी बड़ी जो नदियां हैं, नर्मदा हुई, ताप्ती हुई, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, तो गंगा के बाद इन नदियों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तेषां जले अपि सिंचन कार्यवती, इनके पानी से भी बहुत सिंचाई कार्य, मतलब किसान अपना सिंचाई कार्य पूरा करता है। अनेन देशे विविधानि धान्यानि भवन्ति, और इन देशों में, ये देश जो है विविधानि यानी बहुत प्रकार के धान्यानि भवन्ति, धान्य उत्पन्न होता है, धान्य का मतलब होता है धान, अनाज, है ना। तो इस पानी से सिंचाई करके किसान जो है बहुत सारा जो है अनाज उत्पन्न करता है। भारतवर्षे अनेके प्रदेशा सन्ति, भारतवर्ष में बहुत सारे प्रदेश यानी कि बहुत सारे स्टेट्स हैं। अत्र विभिन्न जना वसंती, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। लाइक पंजाब प्रदेश शिखा वसंती, अब पंजाब में कौन रहते हैं, सिख लोग जो है ऑलमोस्ट पंजाब में रहते हैं। सिख वैसे बहुत सारे पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हैं, विदेशों में भी रह सकते हैं, लेकिन जो पंजाब में है ऑलमोस्ट जो है जाति के लोग होते हैं सिख, और नॉन सिख वहीं रहते हैं। अनेके प्रदेश से मुस्लिम जना वसंती, बहुत सारे प्रदेशों में मुस्लिम लोग भी रहते हैं। भारतवर्ष हिंदू बहुमूल्य देशे अस्ति, भारतवर्ष में बहुमूल्य जो देश है वो है हिंदू, तो हिंदू धर्म जो है वो भारत में सबसे ज्यादा है। जना प्रादेशिक भाषा वदंती, और लोग जो है प्रादेशिक भाषा बोलते हैं। प्रादेशिक भाषा का मतलब होता है अपनी अपनी भाषा, अपने प्रदेश की भाषा, यानी प्रदेश की भाषा कोई हिंदी भी बोलता है, इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं है, इंग्लिश हमारी प्रादेशिक भाषाओं में नहीं आती है, हिंदी आती है, या फिर देशिक भाषाओं में अपने अपने प्रदेश में रहने वाले लोग अपनी अपनी बोलियों का यूज करते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम देशज शब्द या बोली भी कहते हैं। जैसे छोटे स्तर पर बोली जाने वाली जो भाषा होती है उनको बोली कहा जाता है, लेकिन प्रादेशिक भाषा मतलब प्रदेश में चलने वाली एक समान भाषा जो कि हिंदी है, तो हिंदी ऑलमोस्ट ज्यादातर बोली जाती है। विविधानां भाषाणां व्यवहारपि भारतवर्षे जनेषु स्नेह दर्शते, विविध भाषाओं का प्रयोग करने वाले और व्यवहार में लेने वाले भारतवर्ष में लोग बहुत ही स्नेह यानी प्यार से रहते हैं। सर्वे भारतीय प्रेरणा व्यवहरन्ति, सभी भारतीय जो है प्रेरणा व्यवहरन्ति यानी प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। परम संस्कृतम सर्वा भाषा आश्रयन्ति, लेकिन संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की आश्रयदाता है। मीन्स कहा जाता है नहीं, ये श्योर है कि संस्कृत से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ है, तो संस्कृत जो भाषा है वो सभी भाषाओं की आश्रयदाता कही जाती है। संस्कृतम नाम भाषा खंडस्य भारतस्य पोषिका अस्ति, संस्कृत जो नाम है वो भाषा खंड यानी भारत की पोषिका कहा जाता है। पोषिका का मतलब होता है बेटा पोषण करने वाली, यानी सभी भाषाओं को जो पोषण करने वाली जो भाषा है वो है संस्कृत भाषा। वस्तुतो अस्माकं देश महान अस्ति, कुल मिलाकर हमारा देश जो है भारत वो बहुत ही महान देश है, जहाँ पर अलग अलग भाषाओं के होने पर भी, अलग अलग जातियों के लोग होने पर भी, और अलग अलग जो है वेशभूषा होने के बावजूद भी लोग एक दूसरे के साथ स्नेहपूर्वक रहते हैं। ओके चिल्ड्रंस, तो आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू। क्वेश्चन आंसर्स की पिक में है, थोड़ी देर में आपको सेंड कर दूंगी। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट द लेसन यू कैन आस्क मी ऑन गूगल मीट। ओके, हैव अ गुड डे।